Hello my future doctors, this side of Bayavali ma'am Amisha Saraswat, and today we are going to discuss microbes in human welfare chapter through NCERT lines. तो इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर कवर अप कर लिया है. हम रिवर्स गियर से अपने सिलेबस को कर रहे हैं थ्रू दी एनसीईआरटी लाइनर सीरीज. अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखना है तो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में जाके आप सारे बायोलॉजी के लेक्चर्स को देख सकते हो. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और इस चैप्टर के सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पेज का ये पैराग्राफ यहाँ पे तुम्हारे सामने गिवन है. तो क्या बोल रही है एनसीईआरटी? Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system on this earth. No doubt plants और animals के अलावा microorganisms भी हमारी बॉडी का हमारे पूरे वर्ल्ड का एक important part है. You have studied about diversity in class 11th. Do you remember which kingdoms among the living organisms contain microorganisms? Microorganisms बच्चों दो किंगडम में थे, एक तो किंगडम मोनेरा और एक किंगडम प्रोटिस्टा. मोनेरा के सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक थे एंड प्रोटिस्टा के सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे. नाउ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज. हर जगह प्रेजेंट होते हैं. They are even present at the sites where no other life forms could possibly exist. जैसे कि गीजर्स के अंदर, where the temperature may be as high as 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर सॉइल की गहराइयों में, है ना. तो ये अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट्स में देखने को मिलते हैं. माइक्रोब्स आर डाइवर्स, बहुत डाइवर्सिफाइड है. जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सारे. इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगस, animals and plant viruses, viroids and prions that are proteinaceous infectious agents. So ये सारे पढ़े हुए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, है ना. वायरॉइड्स और प्रायोन्स में क्या डिफरेंस है? वायरॉइड्स फ्री आरएनए होता है एंड प्रायोन्स आर योर abnormally folded proteins. ठीक. Microbes like bacteria and many fungus can be grown on nutritive media to form colonies. इनको कल्चर किया जा सकता है. That can be seen with the naked eyes, है ना. जैसे कि अब अगर तुम्हारा फ्रूट खराब हो जाता है तो तुम उसमें देखते हो ना, व्हाइट कलर का कुछ दिखता है या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखते हैं. दीज आर द फंगस. ठीक, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. क्या बोल रही है एनसीईआरटी? अब यहाँ पर तुम्हारे सामने डायग्राम्स है. इन डायग्राम्स को थोड़ा समझो. ये पहला डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का. अब मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम बनाया आ जाए और पूछे किसका डायग्राम है, तो बैक्टीरियोफेज का. दूसरा एडिनोवायरस, ये वाला किसका है? एडिनोवायरस. एंड एडिनोवायरस कॉज करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस. ये क्या है? एडिनोवायरस. एडिनोवायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करता है. थर्ड इज द रॉड शेप. देखो पहली बात तो टोबैको मोजाइक वायरस की शेप कैसी होती है? राइट शेप. आगे मैग्निफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. टीएमवी वायरस बहुत यूज हुआ है तो टीएमवी वायरस की तुम्हें शेप पता होनी चाहिए, रॉड शेप्ड. इसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया दिया हुआ है, एक रॉड शेप्ड का और एक स्फेरिकल शेप का. बस ये, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग देने की जरूरत नहीं है. ये बैसिलस है अनफ्लैचुलेटेड, ये कॉकस है, ये बैसिलस है फ्लैचुलेटेड. ठीक. नाउ मूविंग ऑन. Here in chapter 7 you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause diseases in plants. अपने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे पढ़ा हुआ है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं. तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, लेकिन काफी सारे ऐसे हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. तो ये जो चैप्टर है बच्चों, उसमें हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे जो उन्होंने ह्यूमंस के लिए किया हुआ है. तो सबसे पहला उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक. तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे. ठीक है. अ कॉमन एग्जांपल इज द कर्ड. कर्ड बनाना. कर्ड बनाने के लिए कौन यूज होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस and other commonly called lactic acid bacteria grows in milk and convert into curd, यानी कि curdling of milk बोलते हैं. During growth, lab मतलब होता है lactic acid bacteria produces acids. कौन सा ही एसिड बना सकता है? लैक्टिक एसिड बना सकता है. That coagulates and partially digests the milk proteins. milk proteins का नाम क्या है? कैसीन. तो कैसीन को partially digest करता है और coagulate करता है ये एसिड. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or the starter
कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, जिसको हम जामन कहते हैं ना, जो दूध में डालते हैं तो दही बन जाता है, जिस हेल्प करता है दही बनाने में, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लैब होते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, which at suitable temperature multiply, thus converting milk into curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. Lab plays very beneficial role in checking disease causing microbes. सिंपल सी बात क्या है मैं बताती हूँ. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक कैटेगरी है जिसका एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस. अब जब हम दूध में कोई भी जामन डालते हैं, विच एक्ट्स एज इनोकुलम या फिर स्टार्टर, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लैब्स होते हैं. अब ये क्या करते हैं, हमारे मिल्क का प्रोटीन होता है कैसीन, उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और साथ साथ ये जो कर्ड बनता है हमारा, इसके फायदे क्या है, इसमें विटामिन B12 बहुत भरपूर होता है, एंड विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैचुरेशन ऑफ योर आरबीसीज, है ना. इसके अलावा ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है. ये मैं नहीं बोल रही, ये एनसीईआरटी बोल रही है लास्ट लाइन में. इट प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि लोकल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल की. क्लियर. नेक्स्ट, द डो क्या है, जो हम आटा वगैरह करते हैं. द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स लाइक डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. डोसा और इडली का जो बैटर है उसको हम फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया से. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, ये तो हमें पता ही है. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2? तो वही बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, जिस वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 निकल रही है. Where do you think the bacteria for these fermentations come from? कहाँ से आते हैं, anaerobic condition से. Similarly, the dough which is used for making bread के लिए जो use होता है उसमें हम baker's yeast use करते हैं, which is Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and food, यहाँ पे टोडी की बात की जा रही है. टोडी is a traditional drink of some parts of southern India, जिसको हम sap of palm tree के उससे fermentation करते हैं. palm tree का जो sap है उसको ferment करके टोडी drink बनाते हैं. These are also used to ferment fish, soyabean, bamboo shoots to make foods. तो microbes का हम use कर सकते हैं fermentation में. Cheese is one of the oldest food items in which microbes are used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavors, taste, specificity coming from the microbes used. ये जो इनका सारा टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, ये सब डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया है. जैसे यहाँ पे दो चीज के बारे में बात की जाएगी, एक स्विस चीज होगी और एक रॉकफोर्ड चीज होगी. तो अब मुझे लग रहा है कि वन शॉट देखने के बाद तो तुम्हें याद हो गया होगा कौन सा कहाँ से मिलता है. तो स्विस चीज मिलती है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई से, एंड रॉकफोर्ड चीज इज रिसीव्ड फ्रॉम क्या था वो, रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, है ना. तो वही चीज है. क्या लिखा हुआ है, Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacterium called as Propionibacterium shermani. एंड जो रॉकफोर्ड, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मेनाई वाली चीज वही है जो हम टॉम एंड जेरी में देखते थे, है ना, लार्ज लार्ज होल्स वाली. एंड रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस. स्पेसिफिक फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. इसमें नाम गिवन नहीं है, ठीक है. नाउ ये हमने कर लिया. हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, डो मेकिंग में, ब्रेड मेकिंग में, उसके बाद तुम्हारा ये हो गया डो मेकिंग, टॉडी ड्रिंक मेकिंग में, फर्मेंट करना हो सोयाबीन, फिशेस, बनाना या फिर बैम्बू, सबको करने में तुम्हारा यूज हो जाता है, कर्डलिंग हो चाहे कुछ भी हो. अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, so even in industries microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. example है जैसे कि तुम्हारा beverages and antibiotics. So production on large scale, अगर तुम्हें लार्ज, देखो घर पे करना है तो तुम फर्मेंटेशन ऐसे ही करा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन चाहिए, so you require another equipments called as the fermenters. तो fermenters के अंदर हमें fermentation कराना पड़ेगा if we want the production at a larger scale. क्लियर. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्मेंटर्स का यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स. नाउ ये है तुम्हारे फर्मेंटर्स जिनके अंदर फर्मेंटेशन कराई जाती है फॉर बेवरेजेस प्रोडक्शन. माइक्रोब्स स्पेसिफिकली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, पता होगा भी कि जब यीस्ट के अंदर हम इथेनॉलिक फर्मेंटेशन कराते हैं तो 30% ऑफ यीस्ट एक्ट्स एज अ यीस्ट पॉइजन, मार सकता है. तो अगर तुम्हें किसी भी अल्कोहल में यीस्ट कंसंट्रेशन कह रही हूँ, इथेनॉल की कंसंट्रेशन अगर 13% से ज्यादा चाहिए तो यू रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन कराने के लिए यू रिक्वायर फर्मेंटर्स. सो
सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ही यूज होता है इसमें. इसको दूसरा नाम दिया गया है ब्रूअर्स यीस्ट. is used in fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Depending upon the type of raw material used for fermentation and types of processing. देखो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि तुमने क्या रॉ मटेरियल यूज किया है. ग्रेप्स यूज किए हैं, एप्पल यूज किया है, ऑरेंज यूज किया है, क्या यूज किया है, और दूसरा कौन सा मेथड यूज किया है. मेथड मतलब विद या फिर विदाउट डिस्टिलेशन, उसके हिसाब से तुम्हारा टेक्सचर या फ्लेवर आएगा अपने अल्कोहल का. नाउ वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन and whiskey, brandy and rum are produced by the distillation. तो इनमें अल्कोहल इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी 13% से ज्यादा, और इनमें इथेनॉल की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, कम. नेक्स्ट, एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन की बात करते हैं. देखो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट. एंटी मींस अगेंस्ट, और बायोटिक मतलब बायो मतलब लाइफ. तो लाइफ के अगेंस्ट यूज होने वाले सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स. ठीक. एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. एंटी इज अ ग्रीक वर्ड. हमेशा हम सोचते हैं लैटिन वर्ड फर्स्ट, मतलब बहुत दिनों बाद कुछ ग्रीक सुनने को मिला है. दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ. लेकिन अगेंस्ट लाइफ मतलब ये नहीं कि उसी ऑर्गेनिज्म के लिए. अगेंस्ट लाइफ का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अगेंस्ट है ये. वैसे तो तुम्हें पता है कि जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसका जो भी उसका डिस्कवरी थी दैट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ऐसा नहीं था कि मैं टारगेट करके बैठी थी भाई आज तो मैं पेनिसिलिन ढूंढ के निकालूंगी, ऐसा नहीं था, रैंडम था वो चीज. सो नाउ वेयर इज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स दे आर प्रो लाइफ. भाई ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में तो प्रो लाइफ है क्योंकि भाई अपनी लाइफ की इनहेंसमेंट कर रही है, अपनी लाइफ स्पेन की. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर्स. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की. पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक. किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड. मोल्ड है यानी कि किसका मेंबर है? फंगस. growing in one of his unwashed culture plates around which staphylococcus could not grow. तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ऐसा होता है लैब कंडीशन में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लेट में कल्चर करना होता है. तो ऐसे प्लेट में उन्होंने मतलब न्यूट्रिशन डाल रखा था, कॉलोनीज ग्रो कराई हुई थी और फिर धोने के लिए उन्होंने डाल दिया. तो उन्होंने देखा कि उनकी प्लेट्स पे क्या था, जहाँ पे मोल्ड था, मोल्ड के आसपास वो नहीं उग रहा था, क्या नाम है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था. तो उन्होंने इसको अच्छे से रिसर्च की, इसको अच्छे से पढ़ा, तब पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश. पेट्री डिश वही प्लेट है जिसके ऊपर हम कल्चर कराते हैं. आगे फंगल कॉलोनी, सॉरी, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन द पेट्री डिश. तो यहाँ पे ये फंगस की कॉलोनी है जो कि ग्रो कर रही है और फिर इसके आसपास ऐसा कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा बिकॉज दिस फंगल कॉलोनी इज प्रोड्यूसिंग समथिंग. It is producing a chemical which is inhibiting the growth of staphylococcus and that chemical is known as the penicillin. Now, he found that it was due to a chemical produced by the mold and he named it as penicillin after the mold Penicillium notatum. तो उस मोल्ड का नाम क्या था? Penicillium notatum. लेकिन अगर इसी चीज को मैं 11th क्लास के NCERT से कंबाइन करूँ, रिलेट करूँ, तो ये किस क्लास का मेंबर था? It was the member of Ascomycetes. ठीक है. However, its full potential as effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey. इन्होंने बताया था कि जो सब्सटेंस तुमने यूज किया है इसको हम एंटीबायोटिक की तरह यूज कर सकते हैं. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers. World War II के टाइम पे पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए. फाइनली फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे, इन तीनों को ही 1945 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज. ठीक है, जिसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, जिन्होंने उसकी फुल पोटेंशियल बताई, सभी को मिला के दे दिया गया नोबेल प्राइज. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड. ये तो ऑब्वियसली बात है, एक बार हो गया तो बाद में तो करना ही है. एंटीबायोटिक्स हैव इम्प्रूव्ड द कैपेसिटी टू काउंटर प्लॉग, वुपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरिया यानी कि गलघोटू, एंड लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, है ना. तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए भी हमने ले लिया है. तुम इनका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम तो क्या ही है,
मतलब मेडिकल टर्म्स एंड इसके कॉमन नेम्स भी याद रखना। नाउ केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसमें ज्यादा रटना नहीं है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई हैं तो वो देख लो। एस्परगिलस नाइगर एक फंगस है जो क्या बनाने में यूज होता है, इसमें लिखा नहीं है क्या, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया ब्यूटाइलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड। तो एक तो ये पैराग्राफ है ना, सिंपल सिंपल बातें मैंने तुम्हें वन शॉट में बता दी थी। इसके बाद यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसी किसके लिए, इथेनॉल के लिए। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। लाइपेज किस में मिलता है, डिटर्जेंट्स में, जिसकी वजह से वो डर्ट ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूसेस में रेशे नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होती है। कौन कौन सी, पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, तो उनकी सारी सेल वॉल डाइजेस्टेड रहती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस इसे प्रोड्यूस करता है एंड इट इज अ क्लॉट बस्टर, तो क्लॉट्स का रिमूवल कर देता है। इसके अलावा तुम्हारा नेक्स्ट है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है और ये कौन प्रोड्यूस करता है, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टेटिन क्या है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनेस्कस परफ्यूरियस व्हिच इज अ यीस्ट, ठीक है। तो ये 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भी याद करना है। लर्न नाउ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि एसटीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इट इज अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। Now, we note that large quantity of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. The municipal wastewater is called as sewage. It contains large amount of organic matter and microbes. है ना, इस चीज को तुम झुटला नहीं सकते, बहुत ज्यादा organic matter होता है और microorganisms होते हैं. Many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? तो इनको भेजा जाता है ताकि इनका pollution level कम हो और फिर हम इनको water bodies में entry कराएं. This cannot be discharged into natural water bodies directly. You can understand why. Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plants. कैसे किया जाता है अब इसको देखते हैं वन शॉट में, वैसे मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है बट स्टिल एक बार यहाँ पे भी कवर करते हैं. ऊपर मूव करेगा क्या, नहीं, चलो. सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेजेस होती है, पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा है, दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ किस किस का, लार्ज साइज पार्टिकल्स का और स्मॉल साइज पार्टिकल्स का. और यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. वन शॉट में बताया था ना डायग्राम्स के थ्रू. These are removed in stages. Initially, floating debris are removed by sequential filtration. Then, grit यानी कि soil and small pebbles are removed by sedimentation. तो पहले तो जैसे कुरकुरे का रैपर है या कुछ भी ऐसे floating debris है उसको हटा लिया जाता है. उसके बाद जो भारी चीज़ है वो अपने आप sedimentation से separate हो जाती है. All the solids that settles forms the primary sludge. जो भी चीज़ें नीचे बैठ जाती है उसको हम बोलते हैं primary sludge. And the supernatant forms the effluent. जो ऊपर बह रहा है, मतलब तुमने सब कुछ फिल्टर कर लिया तो भारी चीजें तो सारी नीचे बैठ गई, इसको हमने नाम दिया प्राइमरी स्लज. और जो ऊपर फ्लो कर रहा है इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज द इफ्लुएंट. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इफ्लुएंट को भेजा जाता है या प्राइमरी स्लज को, तो इट इज योर इफ्लुएंट. सो द इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इसे सेटलिंग टैंक बोला है क्योंकि एवरीथिंग हैज सेटल्ड डाउन. सो दिस इज योर सेटलिंग टैंक. ठीक, आगे ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ये है पूरे तुम्हारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का पूरा ओवरव्यू. नाउ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इन लार्ज एरेशन टैंक्स जहाँ पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स का कंसेप्ट आने वाला है. ठीक है, where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allow vigorous growth of aerobic microbes into flocs. Flocs क्या होते हैं, bacteria associated with fungal hyphae. Clear? While growing, these microbes consume the major part. अब ये aerobic bacteria क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको डिग्रेड करते हैं, उसको खाते हैं. अब जितना ये ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं
इतना ही यानी कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है यानी कि उतना ही पोल्यूटेड वाटर है। तो जितना एक बैक्टीरिया या जो भी टोटल बैक्टीरियाज हैं प्यूरिफाई करने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, उतना ही हम बोल सकते हैं कि पानी ज्यादा पोल्यूटेड है। तो ये जो ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है इसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मोर द ब्यूटी, मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ द वाटर बॉडी। नाउ while growing, these microbes consume the major part of organic matter in the form of effluent. This significantly reduces the BOD. क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे उनकी ऑक्सीजन डिमांड भी कम होती चली जाएगी। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter is oxidized by bacteria. समझ में आया? BOD test measures the rate of uptake of oxygen in a sample of water and thus indirectly important. BOD is a measure of organic matter. जितनी ज्यादा BOD उतना ज्यादा polluting potential, जितनी कम BOD उतना ही कम polluting potential. तो सिंपल बात यह है कि हाई BOD को लो BOD में कम किया जाता है बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट, once the BOD is reduced significantly, the effluent is then passed to settling tank where the bacterial flocs are allowed to sediment. अब देखो, तुमने एरेशन टैंक में सारा फ्लॉक्स का यूज कर लिया, BOD कम कर दी। अब उस फ्लॉक्स को सेपरेट करना है पानी से, तो इसको भेजा जाता है नेक्स्ट टैंक में, विच इज सेटलिंग टैंक, जहाँ पे फ्लॉक्स सेडिमेंट कर जाते हैं। नाउ A small part of activated sludge is pumped back to aeration tank. तो ये जो activated sludge है यही एक्ट करता है as an inoculum और इसको भेजा जाता है aeration tank में। The remaining major part of the sludge is pumped to large aeration tank called anaerobic sludge digester, जहाँ पे कुछ anaerobic बैक्टीरियाज होते हैं और इनके ऊपर एक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सारी ही गैस तुम्हारी बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बायोगैस के ही कंपोनेंट्स हैं और ये इन्फ्लामेबल है। समझ में आया? तो तुमने एक तरीके से एक काम से एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। पानी भी प्यूरिफाई कर लिया और जो फ्लॉक्स वगैरह बचे थे उनका तुमने बायोगैस प्रोडक्शन भी कर लिया, तो एनर्जी भी मिल गई, पानी भी मिल गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एसटीपीज वर्क, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from the pollution. तो पूछा जाएगा कि वाटर बॉडी से रिलेटेड कौन से दो प्लान्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इम्प्लीमेंट किए थे, तो ये थे गंगा एक्शन प्लान्स एंड यमुना एक्शन प्लान्स। इनमें नॉर्मल सी बातें लिखी हुई, ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस को हम कॉमन शब्दों में गोबर गैस भी बोल देते हैं, बट बायोगैस इज बेसिकली दैट गैस जहाँ पे प्रिडोमिनेंट कंसंट्रेशन CH4 की होती है। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस containing predominantly methane produced by microbial activity. You have learned microbes produce different types of gaseous end products. ठीक है, अब यहाँ पे important है, type of gas produced depends upon microbes and organic substrate that is utilized. तो तुम्हारी गैस कौन सी बन रही है गोबर गैस में, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट क्या है और उसको फीड करने वाले माइक्रोब्स कौन है। क्लियर? In this example cited in relation to fermentation of dough, cheese making, production of beverages, the main gas produced was CO2. इन सब में CO2 बन रही थी। However, certain microbes, bacteria which grow anaerobically on cellulose produce large quantity of methane. अगर सेलुलोज पे ग्रो करते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया तो बनाते हैं मीथेन, CO2 and hydrogen. These bacteria are called as methanogens and one such bacteria is methanobacterium. तो मिथेनोजेंस इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इज अ आर्कीबैक्टीरिया जिसका एक एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरिया। These bacteria are found in anaerobic sludge during sewage treatment plants. These are also found in the rumen. Rumen क्या है? Part of gut of cattle. Cattle को ही हम क्या बोलते हैं? Ruminants. तो ruminants के 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक में, जिसमें से एक पार्ट है rumen जहाँ पे मिथेनोकॉकस मिलता है। In rumen, these bacteria helps in breakdown of cellulose and play important role in nutrition of the cattle. Do you think we human beings are able to digest the cellulose? ये सब बातें ठीक है, तो बस यही है। Dung can be used for generation of biogas called गोबर गैस। अब ये कैसे बनाया जाता है?
तो बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक। ध्यान रखना, ये जो तुम टैंक बना रहे हो, इस टैंक की जो लाइनिंग्स होती हैं वो कंक्रीट की होनी चाहिए, और ये 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा इसमें डाला जाता है, जहां पे हम सारा का सारा डंग स्लरी की फॉर्म में डाल देते हैं। अब फ्लोटिंग कवर इज, ये जो उसके ऊपर ऐसा गैस होल्डर है ना, ये फ्लोटिंग है, मूव कर सकता है। और ये जो डाइजेस्टर है ये कंक्रीट का बना हुआ है, क्लियर है। और वो क्या है, डंग प्लस वाटर स्लरी, दिस इज योर स्लरी, क्लियर। Now, the biogas plant is an outlet which connected to a pipe to supply to houses. यहाँ पे जो भी तुम्हारा स्लरी से आ रहा है, यहाँ पे मिथेनोजेंस भी है, तो जो भी गैस बनेगी वो डाइजेस्टर से फ्लोट करते करते कहाँ चली जाएगी, ऐसे हाउसेस में सप्लाई कर दी जाएगी। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड ये KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इन दोनों की वजह से हमने घर घर में इनका सेटअप किया है, किसका, बायोगैस पावर प्लांट्स का, ठीक है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म तुम्हें याद रखनी है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, अगर मैं तुम्हें इसको इकोलॉजी से जोड़ के बताऊं तो ये बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रीडेशन, क्लियर। Biocontrol refers to use of biological methods for controlling plant diseases and pests. In modern society, these problems have been tackled by chemicals. Chemicals का यूज करने लग जाते हैं, बट उससे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो हमारे काम के माइक्रोब्स, मतलब काम के जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी पिक्यूलियर अबाउट whom to leave and whom to get killed. तो ये सारी चीजों का यूज करने के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, बायो कंट्रोल of pest and disease. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than industrial chemicals. छोड़ो, a key belief of organic farming. Organic farming समझते हो ना, जहाँ पे chemicals का less to less use किया जाए, या फिर हो सकता है कि use ही ना किया जाए, तो organic farming की बात चल रही है। Biodiversity furthers health. जितनी ज़्यादा diversified होगी हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी, उतना ज्यादा हेल्थ बूस्टअप होगी किसी भी इकोसिस्टम की, फिर चाहे वो मैन मेड इकोसिस्टम ही क्यों ना हो। The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where insects that are sometimes called as pests are not eradicated but instead are kept at manageable level by a complex system of checks and balance. मतलब ऐसा है कि भाई हर तरीके का इंसेक्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोशिश की जाती है सबको मत मारो, एक तरीके से चेक करो, हिट एंड ट्रायल, मतलब हिट एंड ट्रायल तो गलत वर्ड हो जाएगा, चेक रखो, किल भी करना है लेकिन एक्सेसिव किलिंग भी नहीं करनी, चेक रख के तुम्हें चीजों को मेंटेन करना होगा। Contrary to conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, there is a holistic approach that seeks to develop understandings of webs of interaction. मतलब क्या था, कन्वेंशनल में क्या हम यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करते हैं। अब वो क्या है, यूजफुल हो तो मार देगा, ना यूजफुल हो तो मार देगा, लेकिन हमें तो पता है ना कि नेचर में फूड साइकिल, फूड वेब सब कुछ ऑपरेट करता है, तो सारी चीजों का ध्यान रख के हम केवल टारगेटेड इंसेक्ट्स को ही किल करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब हमें यहाँ पे से याद करना है, जो कि नीट का जहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जैसे द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। तो लेडी बर्ड बीटल एफिड्स के लिए एंड ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कैन बी इंट्रोड्यूस, जैसे कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बीटी, किसके लिए, कैटरपिलर्स के लिए, है ना। These are available in sachets as dry spores which are mixed with water and sprayed on vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where these are eaten by the insect larvae. तो बाजार में पाउडर आता है, पाउडर को पानी में मिक्स करो और इसको डाल दो ब्रेसिकेसी वाली फैमिली पे और फ्रूट ट्रीज पे, जहाँ पे कैटरपिलर जब भी फीड करेगा तो उसको खा के वो खत्म हो जाए। बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर्स but leave other insects unharmed because of the development of methods of genetic engineering. Last tickets, ये मतलब वही बीटी वाली बात की गई है जो हम ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि उसमें क्राई प्रोटीन होता है जिसके इंजेक्शन की वजह से इंसेक्ट्स किल हो जाता है। क्लियर? नाउ a biological control being developed for the use in treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma are free living fungus that are common in root ecosystem
दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो मतलब ज्यादातर रूट के आसपास रहते हैं और रूट बोर्न पैथोजेंस को खत्म करने का काम करते हैं। और नेचर में क्या है, ये फंगस फ्री लिविंग होते हैं। बैक्यूलोवायरस are pathogens that attack insects and other arthropods. Majority are biological control agents जैसे कि जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। अब इससे रिलेटेड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नीट में स्टेटमेंट में पूछी जाएंगी। क्या कि पहली बात ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को मारेगा, स्पेसिफिक होंगे लेकिन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं मारेगा। इसका जो वर्किंग एक्शन है वो बहुत नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो रेंज है। They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, birds, fishes or even on non-target. किसी को भी ऐसे खत्म मतलब negative impact नहीं पहुंचाएगा। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in overall integrated pest management program. तो यहाँ पे तुम्हें IPM की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। देखो इस चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी की एक लाइन लेके बैठो, यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। नीट में जो आता है मैंने तुम्हें अंडरलाइन करके बता दिया है, वही पढ़ना है, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी वन शॉट इसका देख लेना। Microbes as biofertilizers. With our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. The use of the chemical fertilizers to meet ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly. मतलब यही है कि जैसे जैसे तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो बहुत ज्यादा डिमांड है, इमरजेंसी है टू स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग ताकि हम मिनिमम टू मिनिमम यूज करें अपने केमिकल्स का। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मेन सोर्स आर बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरियम, तीनों को यूज किया जा सकता है। You have studied about the nodules of roots of leguminous plants. Leguminous plants की रूट्स में राइजोबियम होता है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। फिक्स, ठीक है, which is used by the plants such as nutrients. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living. Free living का अगर पूछे एग्जाम्पल तो तुम्हारे 2 एग्जाम्पल है, एजोस्पेरुलम और एजोटोबैक्टर। सिम्बायोटिक का पूछे तो राइजोबियम हो जाएगा। फंगस आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। अगर फंगस बनाता है हाइफे, इसकी बनाती है प्लांट्स की रूट्स के साथ तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा। साइनोबैक्टीरिया बनाता है तो उसे बोलते हैं कोरिलॉइड रूट्स। कहाँ पढ़ा है हमने? जिम्नोस्पर्म में। सो मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म्स माइकोराइजा, ठीक है। The fungus symbiont in these association absorbs phosphorus from the soil and passes it to plant. Phosphorus absorb करता है, plants को देता है, plants बदले में उसे खाना पीना प्रदान करते हैं। Plants having such association shows other benefits also, such as resistant to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. तो जिन लोगों के पास ऐसी एसोसिएशन होती है तो उनको क्या है, भर भर के सब तरफ से न्यूट्रिशन मिल ही रहा है। तो ये जो तुम्हारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये प्लांट्स को ये वाले फायदे भी पहुंचाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे 3 साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। इन्हें ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, है ना, इनके पास क्या होती है? क्लोरोफिल ए। कहाँ पढ़ा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। In paddy fields, cyanobacteria serve as important biofertilizers. Blue-green algae add organic matter to soil and increases its fertility. तो सिंपल सी बात है, क्या है यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं हमारे हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में और फार्मिंग में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, गैस प्रोडक्शन में, हर जगह पे। तो तुम्हें उन बैक्टीरियाज का नाम याद रखना है, काम क्या कर रहे हैं वो काम याद रखना है, क्योंकि नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर करने हैं, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा, एनसीईआरटी लाइंस क्लियर हुई होगी। और मेरा फिर से लास्ट वर्ड यही होगा कि ज्यादा इस चैप्टर के एनसीईआरटी में मत घुसना, एक बार रीड करो और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो सेलेक्टेड है जहाँ से क्वेश्चन आता है, उनको अच्छे से लर्न कर लो। कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है, दिस नीड्स टू बी kept in your mind. So this was all for today. We'll meet you soon with more upcoming videos. Till then, stay tuned. Bye bye. Take care. All the best.